नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे जीएस विजन के यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, नेशनल मूवमेंट, तो उस दौरान खिलाफत आंदोलन की क्या भूमिका हमारे नेशनल मूवमेंट में रही, खिलाफत आंदोलन क्यों उत्पन्न हुआ और खिलाफत आंदोलन को किस तरीके से नेशनल मूवमेंट का भाग बनाया गया। तो इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक दोस्तों, खिलाफत आंदोलन हमारे नेशनल मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण भाग है और ये उदारवादी, उग्रवादी और तीसरा जो चरण था गांधीवादी युग का, उसी दौरान ये मूवमेंट भी नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ता चला गया। तो अगर हम गांधी युग की शुरुआत करें, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जिक्र करें, तो उसको हम खिलाफत के प्रश्न पर या इस खिलाफत आंदोलन से कैसे जोड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें सूक्ष्म में इस पृष्ठभूमि को देखना होगा। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आते हैं जनवरी 1915 में। और जब गांधी जी भारत वापस आते हैं तो गांधी जी इस दौरान लगातार 3 सफल आंदोलन यहां पर संपन्न करते हैं। ठीक है, इस कड़ी में जो पहला आंदोलन था वो था 1917 का चंपारण आंदोलन, जो कि बेसिकली नील की खेती के विरोध में किया गया था। दूसरा, अहमदाबाद की जो मिल मालिक थे, जिनको लेकर के वहां के जो श्रमिक बोनस की मांग कर रहे थे। ठीक, और ये वही दौर था जब प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक, आर्थिक तंगी थी, तो वहां पर भी गांधी जी ने 1918 में श्रमिकों को लेकर के जो है इन मिल मालिकों के विरुद्ध एक सफलतापूर्वक आंदोलन चलाया। और वस्तुतः यही गांधी जी की यहाँ पर भारत में पहली भूख हड़ताल भी मानी जाती है। और इसी प्रकार 1918 में देखा जाए तो किसानों का जो आंदोलन था कर न देने से संबंधित, ठीक, जिसे हम खेड़ा आंदोलन के रूप में जानते हैं, तो ये आंदोलन भी गांधी जी ने भारत में सफलतापूर्वक संपन्न किया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब गांधी जी भारत आते हैं तो वो लगातार चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा आंदोलन के रूप में 3 सफल आंदोलन चलाते हैं। और जब वो इस तरीके से भारत में एक सफलता की नींव कायम करते हैं, तो अभी तक अगर देखा जाए तो गांधी जी की जो भूमिका है ब्रिटिश सरकार को लेकर के, तो गांधी जी अभी भी ब्रिटिश सत्ता पर पूर्ण विश्वास करते हैं। एक प्रकार से गांधी जी ब्रिटिश सरकार के अभी तक क्या है, राजभक्त हैं। एक प्रकार से वो विश्वसनीय उनको मानते हैं। ठीक, लेकिन इसके बाद अगर हम 1919 की घटनाओं पर जाएं, तो 1919 में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो गांधी जी को अंदर से काफी झकझोर देती है। और गांधी जी जो अभी तक ब्रिटिश सरकार के एक प्रकार से सहयोगी थे, जो उन पर पूरा विश्वास रखते हैं, एक प्रकार से उनके राजभक्त हैं, अब वो उनके एक प्रकार से राजद्रोही हो जाते हैं। उनके सहयोगी से वो असहयोगी की भूमिका में आ जाते हैं। ठीक, तो ऐसी क्या घटनाएं भी 1919 में, जिस कारण गांधी जी को ब्रिटिश सरकार का असहयोग करना पड़ा, उनके विरुद्ध उनको संघर्ष करना पड़ा। तो इस कड़ी में अगर देखा जाए तो पहला इसमें 1919 का एक बहुत काला कानून था। ठीक, उसे कहा जाता है रॉलेट एक्ट 1919, जिसमें शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके विरुद्ध गांधी जी ने आवाज उठाई। इस कड़ी में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और झकझोर देने वाली जो ऐतिहासिक घटना है, वो है 13 अप्रैल 1919 का जालियांवाला बाग नरसंहार, जिसमें जनरल आर डायर ने, ठीक, हजारों की संख्या में लोगों को मारा। ठीक, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ठीक 2 दिन बाद पंजाब में सैन्य कानून लगा। 15 मार्च 1919 को पंजाब में जब मार्शल लॉ लगाया गया, ठीक, तो उस दौरान भी क्या हुआ, पंजाब में सत्याग्रहियों पर बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए गए। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो 1919 में खिलाफत का प्रश्न भी उत्पन्न हुआ। खिलाफत आंदोलन भी यहां पर प्रारंभ होता है
तो वो ये बिंदु हैं, चाहे वो रॉयट एक्ट का हो, जालियांवाला बाग हत्याकांड का हो, नरसंहार का हो, पंजाब में सैन्य कानून को लेकर के हो, या खिलाफत जैसे धार्मिक प्रश्न की बात हो, तो इन कारणों से ही क्या हुआ, गांधी जी अब ब्रिटिश सरकार के एक प्रकार से असहयोगी हो गए। जो अभी तक ब्रिटिश सरकार के राजभक्त थे, अब वो ब्रिटिश सरकार के राजद्रोही हो गए। इन घटनाओं ने कहीं ना कहीं गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुखर किया। हमारा जो टॉपिक है वो है खिलाफत के प्रश्न को लेकर के, बाकी में हम डिटेल नहीं गए, ठीक। इसलिए खिलाफत का प्रश्न क्या था इस मूवमेंट के दौरान, और खिलाफत आंदोलन क्यों नेशनल मूवमेंट के साथ चलाया गया, किस प्रकार वो उसका हिस्सा भी बन गया, ठीक। इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला, तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें, एक तरफ है मित्र राष्ट्र ब्रिटेन और उसके जो सहयोगी राष्ट्र हैं, और दूसरी तरफ है जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्र, ठीक है। तो जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों के विरुद्ध जो है एक प्रकार से ब्रिटिश और उसके मित्र राष्ट्रों का एक संघर्ष था, एक युद्ध था। उसी को हम कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 में प्रारंभ होता है और 1918 तक ये चलता है, ठीक। अब एक प्रकार से ब्रिटेन के इस दौरान काफी सारे उपनिवेशवाद थे, ठीक। कई वो देशों पर अपनी सत्ता जमाए हुए बैठा था, ठीक। इसी में से एक देश था भारत। एक तरफ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, एक तरफ भारत ब्रिटेन के अधीन था। यहां पर भी अब इसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रारंभ हो चुका है, ठीक। तो इन सबके बीच ये हुआ कि ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जो मुसलमान हैं, भारतीय जो मुस्लिम वर्ग हैं, इन मुस्लिम वर्ग से ब्रिटेन की सरकार ने एक सहयोग मांगा, और एक सहयोग इस रूप में था कि भारतीय जो मुस्लिम वर्ग है वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करे। इस तरीके से उनसे एक मांग की गई थी, ठीक है। और इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉयड जॉर्ज, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने क्या किया कि अपने आप ब्रिटिश सरकार की ओर से एक घोषणा की, ठीक। और घोषणा यह की कि अगर मुस्लिम, भारतीय जो मुस्लिम समुदाय है, अगर वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करता है, तो उन घोषणाओं के रूप में प्रधानमंत्री ने यह कहा था उस समय कि जो टर्की है, क्योंकि टर्की जर्मनी का सहयोग दे रहा था, यानी कि ब्रिटेन के वो विरुद्ध था, तो यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार जो है विश्व युद्ध के पश्चात जो है टर्की देश के खिलाफ या टर्की साम्राज्य के खिलाफ कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रखेगी, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा कि टर्की का जो सुल्तान है खलीफा, उनको अबदस्त यानी कि उनके पद से उनको नहीं हटाया जाएगा, और ना ही उनके किसी भी प्रकार के अधिकार छीने जाएंगे, ठीक। इसके अलावा यह भी वादा किया गया कि जो टर्की का जो साम्राज्य है, अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य टर्की का हुआ करता था, तो इसकी जो अखंडता है, इसकी अखंडता को भी छिन्न भिन्न नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी एकता और अखंडता को जो यथास्थिति पूर्व, जो पहले की स्थिति है, उसी स्थिति में बनाए रखा जाएगा, ठीक है। तो अब ये वादे क्या थे, यहां पर ये खलीफा शब्द क्या है, इस शब्द को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास यहां पर करते हैं। अब यहां पर देखिए, जो टर्की क्षेत्र है, तो टर्की इस समय जब ये घटनाएं चल रही थी, लगभग 1919 की घटनाएं हैं, गांधीवादी युग की घटनाएं, तो उससे अगर हम टर्की की स्थिति को देखें तो टर्की अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, ठीक। एक बहुत बड़ा ये एम्पायर था,
और टर्की के साम्राज्य का एक नाम दिया गया है और उसे कहा गया ऑटोमन साम्राज्य। और ये टर्की का जो ये ऑटोमन साम्राज्य था, ये एशिया के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। ठीक, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो टर्की का जो ये ऑटोमन साम्राज्य है, तो इस ऑटोमन साम्राज्य का जो सम्राट था, ठीक है, उसी सम्राट को खलीफा भी कहा जाता था। ठीक है, और ये सम्राट जो खलीफा के रूप में होता था टर्की में, ये खलीफा एक प्रकार से विश्व में जितना भी मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम वर्ग है, ठीक, तो वो मुस्लिम वर्ग, वो मुस्लिम समुदाय टर्की के इस सम्राट को खलीफा यानी कि अपना एक प्रकार से धार्मिक गुरु मानता था। ठीक, और धार्मिक गुरु होने के साथ साथ पूरा विश्व समुदाय में जो मुस्लिम वर्ग है वो इस खलीफा के अधीन रहना स्वीकार करते थे और इनके अधीन रहना वो अपना एक प्रकार से गौरव समझते थे। ठीक, तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो टर्की के सम्राट की जो स्थिति है पूरे विश्व मुस्लिम वर्ग के प्रति या पूरे विश्व में जो मुस्लिम समुदाय है उनका जो नजरिया है टर्की के सम्राट के प्रति, जो उनके प्रति जो भाव है, समर्पण है, जो विश्वास है, उसी स्थिति को, उसी पोजीशन को कहा जाता है खलीफा। ठीक है, और भारत में भी एक बड़ा मुस्लिम वर्ग है। ठीक, तो भारतीय मुस्लिम वर्ग भी इससे अलग नहीं हो सकता है। तो भारतीय मुस्लिम वर्ग भी इस टर्की का जो सम्राट है, जिसको हम खलीफा कह रहे हैं, एक प्रकार से उनका एक धार्मिक गुरु है, तो भारतीय मुसलमान भी इनके प्रति एक प्रकार से दृढ़ संकल्प थे, इन पे काफी वो विश्वास रखते थे। ठीक, लेकिन हम यहां पर देख क्या रहे हैं, हम यहां पर यह देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ब्रिटेन मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ है आपका जर्मनी, जिसका सहयोग टर्की भी दे रहा है। ठीक है, और टर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य है, ठीक, उसका जो खलीफा है उसका संबंध मुस्लिम समाज से है। मुस्लिम समाज का, मुस्लिम समुदाय को अपने आप में क्या है, धार्मिक गुरु माना जा रहा है। ठीक, दूसरी तरफ भारत में एक प्रकार से नेशनल मूवमेंट चल रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक, क्योंकि इन घटनाओं से क्या हुआ, जो गांधीवादी जो युग शुरू हुआ, तो गांधी जी जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक प्रकार से असहयोगी हुए, तो इन्हीं घटनाओं में से एक घटना आपकी ये है, आपकी टर्की का जो खिलाफत या खलीफा की स्थिति का जो प्रश्न था। ठीक है, फिर से समझिए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश सरकार है वो चाहती है कि भारतीय जो मुसलमान है वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः सहयोग करें। ठीक, और इसलिए भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की, जो यहां पे लिखा हुआ है, कि अगर भारतीय मुसलमान विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करते हैं तो कुछ वादे उनसे किए गए। ठीक, और वो वादे क्या थे कि जो टर्की का जो खलीफा है या टर्की का जो खिलाफ है वो कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रखेंगे, क्योंकि क्योंकि जर्मनी का सहयोग कर रहा है और टर्की का जो सम्राट खलीफा है वो पूरे मुस्लिम जगत का क्या है, धार्मिक गुरु है। ठीक, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ये वादा, ये घोषणा किया कि टर्की के खिलाफ कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रखी जाएगी जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद टर्की का जो खलीफा है उसको हटाया नहीं जाएगा और उसके जो अधिकार हैं वो बनाए रखे जाएंगे। और इसके अलावा जो टर्की अपने आप में जो बहुत बड़ा साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य है, इसकी अखंडता का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसमें भी कोई छेड़छाड़ ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी। ठीक, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप हमारा सहयोग किए और हम आपसे ये वादे करते हैं, इन वादों को हम जो है इस विश्व युद्ध के बाद अवश्य निभाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस घोषणा पत्र को लागू नहीं किया गया, इस वादे को नहीं निभाया गया। एक प्रकार से ये मुसलमानों के साथ ब्रिटिश सरकार का एक छलावा था। और जब इस घोषणा को नहीं निभाया गया तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार की इस नीति के कारण एक प्रकार से उनके हृदय को काफी आघात पहुंचा, उनमें गुस्सा उत्पन्न हुआ। और जब उनमें गुस्सा उत्पन्न हुआ तो उन्होंने फिर
ब्रिटिश सरकार के सहयोग करने की बात नहीं की, बल्कि कहा कि अब ब्रिटिश सरकार का असहयोग किया जाएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में फिर शुरू होता है यहां पर खिलाफत मूवमेंट, यानी कि खिलाफत आंदोलन। तो अगर कहा जाए तो खिलाफत आंदोलन के कारण क्या रहे, क्यों खिलाफत मूवमेंट हुआ, ठीक, खलीफा के प्रश्न को लेकर के। तो इसका पहला कारण था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा वादा खिलाफी, जिन्होंने वादे किए थे उसको नहीं निभाया गया, उसको बढ़ा दिया गया। दूसरा यह भी कारण माना जा सकता है कि टर्की का सुल्तान तो जर्मनी का सहयोग कर रहा है, और जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में भी और दूसरे विश्व युद्ध में भी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। तीसरा, खलीफा को हटा दिया गया और उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया, ठीक, बंदी बना करके। और इन सबके साथ साथ इस आंदोलन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है मई 1920 की सेवर्स या सैब्रिज की संधि, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि जब नेशनल मूवमेंट भारत में चल रहा है गांधी जी के नेतृत्व में, इन कारणों को लेकर के, इनके साथ साथ अब खलीफा का भी प्रश्न उत्पन्न हो गया, ठीक। ब्रिटिश सरकार ने वादा खिलाफी की, मुस्लिम समुदाय ने कहा कि अब खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि भारत में जो उस दौरान नेशनल मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, तो भारत में जो समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है गांधी जी के नेतृत्व में, और भी यहां पर राष्ट्रवादी नेता हैं। तो इस आंदोलन में हिंदुओं के साथ साथ जो मुस्लिम जो राष्ट्रवादी जो नेता हैं, जो प्रसिद्ध नेता उस समय हुआ करते थे, जो नेशनल मूवमेंट का वो भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते थे। तो कहीं ना कहीं इस खिलाफत के प्रश्न पर इस मुस्लिम समुदाय में एक प्रकार से क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध और कड़ी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि एक तरफ तो ये नेशनल मूवमेंट में ये लोग जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ क्या हुआ है, खिलाफत का प्रश्न उत्पन्न हुआ है। तो इससे जो मुस्लिम समुदाय है वो तो ब्रिटिश सरकार का और ज्यादा क्या हो गया, विरोधी हो गया, ठीक है। और इस नेशनल मूवमेंट में जो मुस्लिम जो प्रतिनिधि कर रहे थे वही अब इस खिलाफत मूवमेंट के, इस खिलाफत आंदोलन के मुख्य सूत्रधार बन जाते हैं, मुख्य प्रवर्तक बन जाते हैं, ठीक। चाहे वो अली बंधु हो, चाहे वो इसके अलावा मौलाना आजाद हो, ठीक, चाहे वो आपके शौकत अली हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, इसी नेशनल मूवमेंट के साथ जो है इस खिलाफत आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक बन जाते हैं। और वो मांग करते हैं इस नेशनल मूवमेंट के साथ साथ इस खिलाफत आंदोलन के द्वारा कि ब्रिटिश सरकार जो है हमारे साथ जो उन्होंने वादे किए थे इस वादे को निभाए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था उनका जो धार्मिक गुरु, जो टर्की का जो खलीफा था, उनको लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के, उनके साम्राज्य की अखंडता को लेकर के, ठीक, ये अब मांग करने लगे। तो इनकी मांग के रूप में इसी मूवमेंट के दौरान क्या हुआ, खिलाफत कमेटी का भी गठन हुआ। और मार्च 1919 में अगर देखा जाए, अगस्त 1920 में अगर देखा जाए तो यहां पर एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का भी गठन हुआ, एक सम्मेलन हुआ, गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। और यहां पर यह भी निर्णय लिया गया कि अगर ब्रिटिश सरकार हमारे मांगों को नहीं मानती है तो हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। और फिर इस संदर्भ में क्या हुआ, 31 अगस्त 1920 को निर्णय लिया गया कि अब इस दिन को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो खिलाफत दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था 31 अगस्त 1920 को। किस प्रश्न को लेकर के, टर्की का जो खलीफा है उनके अधिकारों को लेकर के, ठीक। और जो ये वादे किए थे ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उसमें जो वादा खिलाफी हुई है उस बात को लेकर के 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक। यहां पर यह बात जाननी भी जरूरी है कि जब ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार के जो उन्होंने स्वयं वादे किए थे इसको जब नहीं माना गया और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है सेवर्स या सैब्रिज की संधि मई 1920 की,
तो जब मई 1920 को सैब्रीज या सेवर्स की संधि हुई, तो इस संधि के द्वारा सबसे पहले क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने या ब्रिटेन और उसके सहयोगी राष्ट्रों ने टर्की के साथ ये संधि की, और इस संधि के द्वारा क्या किया गया, टर्की के खलीफा को अपदस्थ कर दिया गया, उनके पद से हटा दिया गया, उनके अधिकार छीन लिए गए। ठीक, इसके साथ साथ जो है उनका जो साम्राज्य था, ठीक, उसकी अखंडता को तोड़ दिया गया, और उनके साम्राज्य को मित्र राष्ट्रों ने क्या कर दिया, आपस में ही बांट दिया। ठीक, इसी प्रश्न को लेकर जो ये खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, और इस खिलाफत मूवमेंट में यही शर्त थी कि ब्रिटिश सरकार इस सेवर्स की संधि को फिर से क्या करे, समाप्त करे, और फिर से टर्की के सम्राट को वापस उनका पद दिया जाए, उनके अधिकार दिया जाए। इन सभी बातों को लेकर के चलाया गया था उस समय खिलाफत आंदोलन। और कहीं ना कहीं गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक ने भी इसको एक मौके के रूप में देखा। ठीक, उन्होंने भी इस धार्मिक जो मुस्लिम धर्म का जो एक प्रकार से प्रश्न है, खलीफा का जो एक प्रश्न है, उनके अधिकारों का प्रश्न है, इसको उन्होंने नेशनल मूवमेंट में भी जोड़ने का प्रयास किया। क्योंकि गांधी जी एक प्रकार से तो क्या है, अब वो ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं इन घटनाओं को लेकर के, जिसमें ये घटना अब कौन सी जुड़ चुकी है, यही खिलाफत मूवमेंट की घटना जुड़ चुकी है। तो अब गांधी जी और तिलक ने ये प्रयास किया कि अब इस खिलाफत के प्रश्न को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा जाए। ठीक, उसमें इसको शामिल किया जाए, ताकि अब अंग्रेजों के विरुद्ध यानी कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को कायम किया जा सके। उस हिंदू मुस्लिम एकता को अगर वो कायम करते हैं तो उस एकता में क्या होगा, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की एक प्रकार से शक्ति होगी। और इन्हीं संदर्भ में, इन्हीं कारणों से अंततः धीरे धीरे क्या हुआ, अब खिलाफत आंदोलन भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट में मर्ज हो गया, वो बाद में उसी का हिस्सा बन गया। और इन सभी घटनाओं के साथ साथ हमने जैसा कि कहा था कि गांधी जी अभी तक जो सहयोगी थे ब्रिटिश सरकार के, वो इन्हीं घटनाओं के कारण क्या हो गए, इस ब्रिटिश सरकार के एक प्रकार से असहयोगी हो गए। और उसके बाद निर्णय लिया गया ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करने का। तो इन्हीं संदर्भ में क्या हुआ, भारत में असहयोग आंदोलन करने की शुरुआत की गई। ठीक, तो ये था आज का खिलाफत मूवमेंट को लेकर के, ऑटोमन साम्राज्य को लेकर के, खलीफा जो पोजीशन है, स्थिति क्या है उसको लेकर के, और कैसे ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, ठीक, खिलाफत के प्रश्न को लेकर के, और कैसे ये धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट का एक हिस्सा बन गया, ये हमने समझने का इसमें प्रयास किया। धन्यवाद दोस्तों।